फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले 2018-19 वाले पेपर की, प्लांट फिजियोलॉजी वाले पेपर की। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि आपके यदि पौधे वसाओं को श्वसनागार के रूप में प्रयोग करें तो उनका श्वसन गुणांक होता है। RQ लेवल पूछ रहा है, RQ लेवल। ठीक है, तो वसा का जो RQ लेवल होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, लेस देन 1। आगे सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि सेकंड क्वेश्चन है कि पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड को बांधने वाला पहला एंजाइम डैश है। यानी पादपों में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बांधने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है, तो वो होता है आपके रूबिस्को एंजाइम है। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, रूबिस्को एंजाइम है। आगे क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन है कि क्रेंज एनाटोमी या क्रेंज शारीरिक की कौन से पौधों में पाई जाती है, तो C4 पादपों में पाई जाती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता रहता है। आगे क्वेश्चन है कि धान्य प्रांकुर चौल परीक्षण डैश के जैव अमापन के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि प्रकाश दीप्तिकालिता शब्द डैश ने प्रतिपादित किया था। यानी जो प्रतीकालिता शब्द है वो किसने दिया था, तो दो वैज्ञानिक थे, गार्नर व एलार्ड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करेंगे। आगे क्वेश्चन है विले अपो का विलियन में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपके ऑस्मोसिस, जिसे प्रासरण कहा जाता है। ठीक है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरण क्या कहलाता है, प्रासरण कहलाता है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की बात करें कि आगे क्वेश्चन है कि वायवीय स्थिति में एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीजनकरण से डैश ATP प्राप्त होते हैं। यानी वायवीय स्थिति में क्या होता है, एक ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से टोटल 36 ATP प्राप्त होते हैं। कितने, 36 ATP जो है हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, 36 ATP प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जब कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका द्रव्य डैश प्रक्रिया में सिकुड़ जाता है। ठीक है, यानी जब एक कोशिका को अतिप्रासरी, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो कोशिका द्रव्य क्या हो जाता है, बाहर प्रासरित हो जाता है, के कारण वो क्या होता है, सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों से द्रव्य रूप में जल के निस्राव अथवा उत्सर्जन को क्या कहा जाता है, बिंदु स्राव कहा जाता है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है कि पौधों के द्रव्य रूप में जल के निस्राव या उत्सर्जन को क्या कहा जाता है, बिंदु स्राव कहा जाता है। ठीक है, यानी पौधों से जल का बाहर निकला या उत्सर्जन होना क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहा कहलाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि अंधेरे में रखे मटर के नवोदिमद में ट्रिपल अनुक्रिया डैश के द्वारा होती है, तो किसके द्वारा होती है, एथिलीन के द्वारा होती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होने वाला है। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके हरित ए प्रकाश के किस भाग में तीव्र अवशोषणधारियों का प्रदर्शन करता है, तो कौन से प्रकाश में करता है, नीले प्रकाश में करता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि जो पौधे निश्चित क्रांतिक दीप्तिकाल से कम अवधि में दीप्तिकाल उपलब्ध होने पर पुष्पन करें वे कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके दिवस उदासीन पौधे, या जिन्हें न्यूट्रल प्लांट भी कहा जाता है या उदासीन पौधे भी कहा जाता है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है आपके कि पोटोमीटर नापने का यंत्र है, जो पोटोमीटर है वो किसके मापने के लिए काम में जाता है, तो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा को मापने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि सूखे बीज नम कागज में रखने से किस कारण से जल का अवशोषण करते हैं। यानी सूखे बीज होते हैं वो नम कागज में रखने के कारण जो है जल का अवशोषण किस प्रकार करते हैं, तो वो करते हैं अंतःशोषण के द्वारा करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया किस में होती है। यानी जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेनाम के अंदर होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की बात करें। आगे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत रसारोहण का स्पष्ट रूप से समझाता है। यानी निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो रसारोहण को स्पष्ट रूप से समझाता है, तो वो कौन सा है, डिक्सल पुल या डिक्सल का सिद्धांत जिसे कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि शीर्ष प्रभाविता किसके कारण होती है, या शीर्ष प्रभाविता एपिकल डोमिनेंस किसके कारण होती है, एपिकल ऑक्सीजन हार्मोन के कारण होती है।
आगे क्वेश्चन दे रहा है कि क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व संलग्न होता है, तो वो कौन सा तत्व होता है, वो मैग्नीशियम होता है, जो कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए सहायक होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी है जो बार बार रिपीट होता है। तो आगे क्वेश्चन क्या है कि बसंतीकरण पौधे के किस भाग में होता है। यह बसंतीकरण की क्रिया पाई जाती है वो पौधे के कौन कौन से भागों में पाई जाती है, तो पौधों के विभुज्योति की कोशिकाएं होती है, उनमें सब में जो है ये बसंतीकरण की क्रिया पाई जाती है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे क्वेश्चन है कि रक्षक कोशिकाएं मिलती है या गार्ड सेल्स किस में मिलती है, तो वो रंध्रों में मिलती है। कहाँ पर मिलती है, रंध्रों में मिलती है, या स्टोमेटा में जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक है ना, आगे आपके ट्रू फॉल्स है जो आपके नहीं पूछे जाते। आगे क्वेश्चन है कि थ्योरेटिकल पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि आपको दीप्तिकालिता की परिभाषा बताइए, या दीप्तिकालिता किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, फिर बात करते हैं आपके निम्नलिखित में से समीकरण को संतुलित करना है। ये समीकरण को है असंतुलित रूप में दे रखा है, इसको संतुलित करना है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि हील रिएक्शन, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। हील रिएक्शन किसे कहा जाता है, ये हील अभिक्रिया किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। एथिलीन हार्मोन की 4 व्यावसायिक उपयोग बताइए। हार्मोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का महत्व बताइए। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में बताना है, क्या होता है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सिम्प्लास्ट व एपोप्लास्ट को परिभाषित कीजिए, यानी आपको सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट के बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि फसल कार्य की परिभाषा कीजिए, को परिभाषित कीजिए, या क्रॉप फिजियोलॉजी के बारे में आपको परिभाषित करनी है, उसकी परिभाषा लिखनी है। ठीक है, एटीपी, एनएडी, एफएडी और आरयूबीपी का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रहा है कि पादपों में पोटेशियम के महत्व बताइए, या पोटेशियम के जो भी कार्य हैं वो आपको इसके बारे में बताने हैं। ठीक है, जिंक के डिफिशियंसी सिम्टम्स है। ठीक है, 2 सिम्टम्स आपको बताने हैं। ठीक है, जिंक के किन्हीं 2 पादप हार्मोन के नाम लिखने हैं, या किन्हीं 2 पादप हार्मोन के जो आपको नाम बताने हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें, आगे निम्नलिखित समीकरण के आधार पर श्वसन गुणांक या आरक्यू लेवल, इसमें आपको आरक्यू लेवल निकालना है इस समीकरण में। ठीक है, उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि आगे बड़े वाले क्वेश्चनों में से फर्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वसीय अम्लों के संश्लेषण की प्रक्रिया की विवेचना करें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन अवशोषण वर्ण क्रम पर टिप्पणी लिखी, यानी अवशोषण वर्ण क्रम क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि बीज सुसुप्ति के लाभ समझाइए, या सीड डोरमेंसी के लाभ क्या क्या है उसके बारे में बताना है। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पौधों में परासरण के महत्व समझाइए, या इसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर बताइए, यानी आपके जो है एक्टिव एंड पैसिव वाटर ऑब्जर्वेशन पाया जाता है वो उसके बारे में बताना है। ठीक है, उसके बारे में अंतर बताने दोनों के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दे रखा है कि केम पादपों के बारे में समझाना है, केम पादप कौन कौन से होते हैं उनके उदाहरण देना है। ठीक है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मृदा में गुरुत्वीय जल क्या है, या ग्रेविटेशनल वाटर किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, आगे बड़े क्वेश्चनों की बात करें, बड़े क्वेश्चनों में दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन एसिटिल के पूर्ण ऑक्सीकरण का पूरा लेखा जोखा बताना है, या एसिटिल के बारे में जो है आपकी पूर्ण जानकारी देनी है। ठीक है, पूर्ण ऑक्सीकरण का पूरा लेखा जोखा बताना है आपको। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि को समझानी है, यानी निष्क्रिय पैसिव वाटर ऑब्जर्वेशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की कृषि में पादप वृद्धि नियामकों के महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए, या कृषि में पादप वृद्धि नियामक है उसके महत्व की विस्तार से वर्णन करना है। यह भी क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।